हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, चलिए एक बार फिर स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड बीपीएस में। आज हम चर्चा करेंगे भारत के भूगोल की। और देखिए, भारत के भूगोल की यदि मैं बात करूं तो आपको ज्ञात होगा कि ऐसी कोई प्रतियोगिता परीक्षा नहीं जिसमें भारत के भूगोल से संबंधित प्रश्न ना पूछा जाए। क्यों? आप लोग भारत के रहने वाले हैं। भारत की नदी हो गई, पहाड़ हो गए, भूमि हो गई, भारत के राज्य हो गए, राज्य से संबंधित प्रश्न हो गए, मतलब कहने का यह है, अभ्यारण्य हो गए, नदी हो गई, झीलें हो गई, तालाब हो गए, या हम कह सकते हैं भारत का मानसून हो गया, भारत की कृषि हो गई। तो बहुत सारी चीजों को लेकर के यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ज्यादा बातें हम नहीं करेंगे, हम जो बातें करेंगे वो पढ़ाई की बातें करेंगे। तो देर किस बात की, शुरुआत करते हैं भारत के भूगोल की। क्या सबसे पहले हम बात करेंगे कि भारत की स्थिति एवं उसके महत्व क्या है। भारत के भूगोल में हम जानेंगे, क्या जानेंगे, भारत की स्थिति, भारत की स्थिति व उसका महत्व। भारत की स्थिति और महत्व की यदि हम बात करें तो इसे जो है हम दो कंडीशनों में जानेंगे। जैसे नंबर एक हम कह देते हैं क्या कि विश्व में भारत की क्या स्थिति है, या हम कह देते हैं महाद्वीपीय दृष्टि को लेकर के, महाद्वीपीय दृष्टि को लेकर के भारत की क्या स्थिति है। और यदि हम विश्व में भारत की स्थिति की बात करें तो इसको हम दो कंडीशनों में जानेंगे। और वो दो कंडीशन कौन सी हो गई, अक्षांशीय स्थिति से, अक्षांशीय स्थिति से और देशांतरीय स्थिति से। ठीक है, तो हम आज जो चर्चा करने वाले हैं वो भारत के भूगोल के संदर्भ में भारत की स्थिति को लेकर के करेंगे। हम यह जानेंगे कि भारत जो है हमारा कहाँ पर स्थित है। पहले भारत की स्थिति की शुरुआत करेंगे, उसके बाद हम भारत में ही चल पड़ेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि भारत जो है हमारा कहाँ पर स्थित है। लेकिन इससे पहले हम इन दोनों चीजों को समझ लें, अक्षांश और देशांतर। यानी अक्षांश क्या होता है और देशांतर क्या होता है। तो देखिए मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। अक्षांश क्या, जैसे मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी क्या हो गई, पृथ्वी हो गई। और यदि हम बात करें तो इसके बीचों बीच में एक रेखा हो गई जिसे बोलते हैं 0 डिग्री, या इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, या इसी का ही दूसरा नाम है विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। क्या ये अक्षांश हो गए। अक्षांश कैसे होते हैं, जो भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं, अक्षांश कहलाती हैं। ठीक है जी, भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखाएं क्या कहलाती हैं, अक्षांश कहलाती हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं क्या कि भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं, अक्षांश कहलाती हैं। तो एक तो चीज तुम्हें याद ये रखनी है कि भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं, ये जो रेखाएं हैं ये क्या कहलाती है, अक्षांश कहलाती हैं। और यदि हम बात करें तो जैसे कि इसको हम बोल सकते हैं दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, और इसको हम बोलेंगे उत्तरी ध्रुव। फिर और क्या प्रश्न बनते हैं यहाँ से अक्षांशों की स्थिति को लेकर के कि कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है। तो देखिए मैं बता देता हूं, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या, कुल अक्षांश रेखाएं जो हैं वैसे तो 181 आता है। अगर कुल शब्द दे देता है आपको कि कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है तो 181 है। अगर कुल शब्द नहीं देता है तो एक अक्षांश जो है यहाँ पर छिप जाता है और एक अक्षांश यहाँ पर छिप जाता है। अगर कुल शब्द नहीं देता तो संख्या बता देते हैं, इनकी संख्या 179। ठीक है, यानी 179 कितने हैं, अक्षांश रेखाएं हैं। और यदि कुल शब्द दे देता है तो ये भी लग जाती है, ये भी लग जाती है, तो 181 आ जाती है। अब हम बात करेंगे कि दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को क्या कह देते हैं। जैसे मान लीजिए
एक अक्षांश ये हो गया, एक अक्षांश ये हो गया, तो इनके बीच का ये जो क्षेत्र है ये वाला, ये क्या कहलाता है? तो दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? कटिबंध जोन कहते हैं। दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? कटिबंध जोन। दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को कटिबंधीय जोन कहते हैं। और यहाँ से प्रश्न क्या बनता है कि 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितनी होती है? तो 1 डिग्री अक्षांश की दूरी जो होती है, 1 डिग्री अक्षांश बराबर होता है आपका 111 किलोमीटर। 1 डिग्री अक्षांश की दूरी होती है 111 किलोमीटर। या हम ये कह सकते हैं कि अक्षांशों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो अक्षांशों का प्रयोग दूरी के लिए किया जाता है। अक्षांशों का प्रयोग मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अक्षांशों का प्रयोग दूरी मापन के लिए, या कह सकते हैं दूरी के लिए अक्षांशों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे और क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे? यहाँ अक्षांश यानी भूमध्य रेखा से जब हम अक्षांशों की ओर को जाएंगे, जब भूमध्य रेखा से हम अक्षांशों की ओर को जाएंगे तो हमें परिवर्तन देखने के लिए मिलेंगे। क्या मिलेंगे? एक तो परिवर्तन देखने के लिए हमें ये मिलेगा कि अक्षांशों से ध्रुवों की ओर जाने पर दूरी बढ़ती है, पहली बात। दूसरी बात भी नोट करो। दूसरी बात क्या है कि ध्रुवों पर रात और दिन की अवधि 6 माह की होती है, यानी 6 महीने का दिन होगा और 6 महीने की रात होगी। तीसरी बात क्या है कि ध्रुवों पर जैव विविधता में कमी पाई जाती है। उसका सीधा सीधा कारण क्या है कि ध्रुवों पर सामान्यतः बर्फ जमी रहती है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे आगे देशांतरों की, कि देशांतरों के संदर्भ में क्या क्या प्रश्न बनते हैं। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद चलते हैं आगे। अब हम बात करेंगे देशांतरों के बारे में कि देशांतर क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए समझ लीजिए, जैसे अभी हमने अक्षांशों को समझा था वैसे हम देशांतरों को समझेंगे। क्या? जैसे मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी हो गई, और आपको ज्ञात है कि यहाँ पर क्या हो गई? ये भूमध्य रेखा हो गई, या 0 डिग्री बोल देते हैं इसे, या लिख देता हूं मैं भूमध्य रेखा। अब अक्षांशों की यदि हम बात करें तो भूमध्य रेखा के लंबवत खींची गई रेखाएं क्या कहलाती हैं? देशांतर कहलाती है। देशांतर पढ़ रहे हैं ना हम, तो भूमध्य रेखा के लंबवत, भूमध्य रेखा के लंबवत यदि हम बात करें तो जैसे एक रेखा ये हो गई, यहां से ये भूमध्य रेखा के लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखाएं, ये भूमध्य रेखा के लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? देशांतर कहलाती है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर नीचे, भूमध्य रेखा के लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखाएं, भूमध्य रेखा के लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। और यदि हम बात करें देशांतर रेखाओं की, तो यहाँ से प्रश्न क्या बन जाता है कि दो देशांतरों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो दो देशांतरों के, जैसे मान लीजिए एक देशांतर ये हो गया, एक ये हो गया, तो ये वाला जो क्षेत्र है बीच वाला, ये वाला, ठीक है, दो देशांतरों के बीच के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? गोरे बोलते हैं, गोरे। दो देशांतरों के बीच के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। और आगे क्या प्रश्न बनता है यहाँ से, क्या कि हमारे ये जो रेखा हो गई बीच वाली रेखा, इसको क्या बोलते हैं? ये जो रेखा है ये वाली, इस रेखा को बोलते हैं मध्याह्न प्रधान रेखा। ठीक है, मध्याह्न प्रधान रेखा। और मध्याह्न प्रधान की रेखा की यदि हम बात करें तो इसको और क्या बोल देते हैं? इस रेखा को 0 डिग्री देशांतर भी बोल देते हैं, यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा भी इसको बोल देते हैं। और यदि हम बात करें तो यहाँ से इसके बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है, इस रेखा को हम बोल देते हैं
ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा। और ग्रीनविच रेखा की यदि हम बात करें तो ये कहां से गुजरती है? लंदन के बीचों बीच से गुजरती है, लंदन से होकर गुजरती है। तो प्रश्न बनेगा कि ग्रीनविच रेखा कहां से होकर के गुजरती है? ग्रीनविच रेखा जो है लंदन से होकर के गुजरती है। और यदि हम बात करें ग्रीनविच रेखा की, तो ग्रीनविच रेखा जो है किसका निर्धारण करती है? विश्व के समय का निर्धारण करती है। यानी यह विश्व के समय का निर्धारण करती है। तो जो ग्रीनविच रेखा है वह विश्व के समय का निर्धारण करती है। और यदि हम बात करें यहाँ से और क्या प्रश्न बनता है कि मानक समय रेखा किसे कहते हैं? तो वह बिंदु या वह समय रेखा जो किसी देश का समय बताती है या किसी देश का समय ज्ञात कराती है, उसको मानक समय रेखा कह दिया जाता है। यानी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मानक समय रेखा, मानक समय रेखा जो किसी देश का समय ज्ञात कराती है, जो किसी देश का समय ज्ञात कराती है, वह क्या कहलाती है? मानक समय रेखा कहलाती है। यदि हम बात करें भारत की मानक समय रेखा की, तो भारत की जो मानक समय रेखा होगी उसको कहा जाता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, मैं लिख देता हूँ भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत की 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो भारत की जो मानक समय रेखा हो गई वो कौन सी हो गई? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। जो भारत का एक राज्य है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश। भारत के राज्य उत्तर प्रदेश के नैनी नामक इलाहाबाद के, भारत का राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अंदर एक शहर है जिसका नाम है इलाहाबाद, और इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से होकर के गुजरती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जो भारत में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से होकर गुजरती है। तो आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि भारत की मानक समय रेखा क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, और यह कहां से होकर के गुजरती है? इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से होकर के गुजरती है। और यदि हम बात करें भारत के और विश्व के समय में कितना अंतर है, तो भारत के और विश्व के समय में जो अंतर है वह 5.5 घंटे का अंतर है। 5.5 घंटे का अंतर क्या हम कह सकते हैं क्या कि हमारा जो समय चलता है वो ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे चलता है। या हम कह सकते हैं जैसे हम बात करें लंदन की, यदि लंदन में 12 बजेंगे तो हमारे यहाँ पर कितने बजेंगे? 5:30। और हमारे यहाँ पर 5:30 बज रहे होंगे तो लंदन में कितने बज रहे होंगे? 12। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय मानक समय रेखा और ग्रीनविच रेखा में कितने समय का अंतर है? 5.5 घंटे का समय का अंतर कितना है? 5.5 घंटे। ठीक है, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 घंटे 30 मिनट। 5 घंटे 30 मिनट भारत का समय क्या है? आगे है। किससे आगे है? ग्रीनविच रेखा से आगे है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा या मध्याह्न प्रधान रेखा है, इसको यह ग्रीनविच रेखा जो है हमारी जो लंदन के बीचों बीच से होकर के गुजरती है, इसको मान्यता कब मिली? तो इसको जो मान्यता मिली 1884 में मिली। ग्रीनविच रेखा को मान्यता क्या? जो पूरे विश्व के समय का निर्धारण करे। पूरे विश्व में समय का निर्धारण कौन कर रही है? ग्रीनविच रेखा कर रही है। इसको जो मान्यता मिली 1884 में मिली। और 1884 की यदि हम बात करें तो वाशिंगटन में, जो वाशिंगटन है अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा इसको जो है मान्यता दी गई। तो मैं इसको लिख देता हूं वाशिंगटन में, यहां पर लिख देता हूं इसको मान्यता वाशिंगटन में
एक कॉन्फ्रेंस हुई थी इंटरनेशनल मैरीडोन मैरीडोन कॉन्फ्रेंस। इंटरनेशनल मैरीडोन कॉन्फ्रेंस में 1884 में मान्यता मिली। किसको मिली मान्यता? ग्रीनविच रेखा को। और यदि हम बात करें इसकी तो ये कहाँ से होकर के गुजरती है? ग्रीनविच रेखा आपकी गुजरती है कहाँ से? आर्कटिक सागर से, चूकी सागर से, बेरिंग स्ट्रेट से और प्रशांत महासागर से। ठीक है, आर्कटिक सागर, बेरिंग स्ट्रेट और प्रशांत महासागर और चूकी सागर, यहाँ से होकर के ये गुजरती है। कौन? ग्रीनविच रेखा। अब हम बात करेंगे आगे भारत की स्थिति की। तो भारत की स्थिति की यदि हम बात करें तो आप एक बार पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद चलते हम आगे। भारत की स्थिति की यदि हम बात करें तो जैसे आपको यहाँ पर देख रहा भारत की स्थिति, तो भारत की स्थिति को हम दो भागों में बांट सकते हैं, अक्षांशीय दृष्टि से और देशांतर दृष्टि से। और यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि अक्षांशीय दृष्टि से भारत कहाँ पर स्थित है और देशांतर दृष्टि से भारत कहाँ पर स्थित है। तो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले हम अक्षांशीय दृष्टि से जान लेते हैं क्या। जैसे मान लीजिए ये हमारी क्या हो गई, यह हमारी जो है पृथ्वी हो गई। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गई, ये भूमध्य रेखा हो गई, भूमध्य रेखा। और ये क्या हो गया, दक्षिणी ध्रुव हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। और ये आपका उत्तरी गोलार्ध हो गया। ठीक है, अब यदि हम बात करें तो भूमध्य रेखा से ऊपर ठीक एक रेखा जाती है जिसको हम बोल देते हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा। अब प्रश्न बनता है कि भारत कहाँ पर स्थित है। तो भारत की यदि हम बात करें तो भारत जो है वो यहाँ पर स्थित है। ठीक है, भारत कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर। तो आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछ लेगा कि अक्षांशीय दृष्टि से भारत स्थित है, अक्षांशीय दृष्टि से भारत स्थित है उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, अक्षांशीय दृष्टि से भारत, अक्षांशीय दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जो कि कर्क रेखा इसके बीचों बीच से गुजरती है। अब हम बात करते हैं देशांतरीय दृष्टि से कि देशांतरीय दृष्टि से भारत कहाँ पर स्थित है। तो फिर से हम ये एक चित्र बनाएंगे एक बार, क्या कि जैसे कि आपको ज्ञात है ये हमारी क्या हो गई, पृथ्वी हो गई। ठीक है, और यहाँ पर आपकी कौन सी रेखा हो गई, ये भूमध्य रेखा हो गई। और यहाँ पर आपकी कौन सी रेखा हो गई, यामोत्तर रेखा हो गई। ठीक है, और यहाँ पर आपके क्या चल रहे हैं, यहाँ पर ये देशांतर चल रहा है। ठीक है, तो देशांतर चल रहे हैं। अब देशांतर दृष्टि से यदि हम बात करें भारत की, तो भारत हमारा यहाँ पर स्थित मिलेगा। ठीक है, तो भारत कहाँ पर स्थित मिलेगा, यहाँ पर, ये हो गया आपका भारत। और यदि हम बात करें गोलार्धों की या दिशा की, तो यहाँ पर आपका दक्षिणी गोलार्ध हो गया, यहाँ पर आपका उत्तरी गोलार्ध हो गया, और इधर यदि हम बात करें तो पश्चिमी हो गया, और इधर कौन सा हो गया, पूर्वी गोलार्ध हो गया। ठीक है, फिर क्या प्रश्न बनेगा कि देशांतरीय दृष्टि से भारत कहाँ पर स्थित है। तो देशांतरीय दृष्टि से भारत, इधर देखो कौन सा गोलार्ध है, ये पूर्व, ये कौन सी दिशा हो गई, पूर्व, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, तो यहाँ पर है स्थित। तो देशांतरीय दृष्टि से भारत जो है पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं, देशांतरीय दृष्टि से, देशांतरीय दृष्टि से भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और यदि हम बात करें क्या, तो जैसे आपको पता होगा ये क्या है आपका, यहाँ पर ग्रीनविच रेखा हो गई है, ग्रीनविच रेखा, या इसको हम क्या बोल देते हैं
0 डिग्री देशांतर बोल देते हैं, या इसी को हम क्या बोल देते हैं, यामोत्तर रेखा बोल देते हैं। तो आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछ लेगा कि अक्षांशीय दृष्टि से भारत स्थित है उत्तरी गोलार्ध में, और देशांतरीय दृष्टि से भारत स्थित है पूर्वी गोलार्ध में। आगे क्या क्या प्रश्न बनते हैं, एक प्रश्न और बोल लेता है विश्व स्तर पर ग्लोब को लेकर के, कि विश्व स्तर पर ग्लोब में हमारा भारत कहाँ पर स्थित है। तो ग्लोब की यदि हम बात करें तो उत्तर पूर्व में, ठीक है, ग्लोब को उत्तर पूर्व में यहीं पर दर्शा देता है। अगर आपसे पूछे ग्लोब में भारत की स्थिति तो उत्तर पूर्व, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या, विश्व के ग्लोब में, विश्व के ग्लोब में भारत, विश्व के ग्लोब में भारत कहाँ पर है, उत्तर पूर्व में, ठीक है, उत्तर पूर्व में, यानी आपका जो भारत मिलेगा वो यहाँ पर मिलेगा भारत। तो आपने याद रखना है कि हमारा भारत कहाँ पर स्थित है। अब हम बात करेंगे आगे भारत को लेकर के, भारत के भूगोल को लेकर के, और क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद चलते हैं हम आगे। अब हम बात करेंगे भारत के विस्तार की, कि भाई भारत का विस्तार क्या है, और यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार बताओ या भारत का देशांतरीय विस्तार बताओ, ठीक है। तो जैसे कि आपको ज्ञात है कि यहाँ पर मैंने भारत का मैप बनाया, और भारत के मैप की यदि हम बात करें तो क्या क्या प्रश्न बनेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, दिशाओं की यदि हम बात करें तो आपको पता है भारत की ये वाली दिशा दक्षिण है, ये वाली दिशा उत्तर है, ये वाली क्या है पश्चिम है, और ये वाली दिशा क्या है पूर्व, ये वाली दिशा क्या है पूर्व है। तो यहाँ से हम बात करते हैं सबसे पहले अक्षांशीय विस्तार की। अक्षांशीय विस्तार यानी किसका, भारत का, भारत का अक्षांशीय विस्तार। तो देख लीजिए क्या प्रश्न बनेगा, यहाँ पर भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु स्थित है, यानी भारत का दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु, और दक्षिणतम बिंदु जो है वो भी किसका, मुख्य भूमि का, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। और ये बिंदु की यदि हम बात करें तो इसका नाम है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूमि का कौन सा है, कन्याकुमारी। आपसे यहाँ पर प्रश्न बनता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, भारत का दक्षिणतम बिंदु वो भी किसका, मुख्य भूमि का, वह है कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी कहाँ पर पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। अब हम बात करें इसके विस्तार की, कि इसका विस्तार कितना बनता है, तो 8 डिग्री इसका विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट क्या हो गया, विस्तार हो गया, 8 डिग्री 4 मिनट इसका विस्तार हो गया। आगे हम बात करते हैं कि भारत का सबसे दक्षिणतम उत्तरीतम बिंदु कौन सा है। तो यहाँ पर मिलेगा आपका भारत का उत्तरीतम बिंदु। तो भारत का उत्तरीतम बिंदु की यदि हम बात करें तो ये पड़ता है जम्मू कश्मीर में, और जिसको कह दिया जाता है इंदिरा कोल, इंदिरा कोल, इसका नाम है इंदिरा कोल, इंदिरा कोल, और ये पड़ता है कहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर में। और यदि हम बात करें इसके विस्तार की तो इसका जो विस्तार है वो 37 डिग्री 6 मिनट है। यहाँ पर लिख देता हूं मैं, विस्तार 37 डिग्री 6 मिनट इसका विस्तार है। तो यहाँ से पूछ लेगा भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना हो गया, 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये हो गया आपका भारत का अक्षांशीय विस्तार। अब एक प्रश्न ये बनता है कि भारत की दक्षिण से उत्तर या उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। तो भारत की जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर की लंबाई जो है ये है 3214 किलोमीटर, यानी लंबाई 3214 किलोमीटर, यानी भारत जो है उत्तर से दक्षिण तक जो है 3214 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है, ठीक। और हम बात करें यहीं पर देशांतरीय विस्तार की, देशांतरीय विस्तार की,
कि देशांतरीय विस्तार भारत का क्या है। तो मैं आपको बता दूं, इसी नक्शे में हम भारत के देशांतरीय विस्तार की बात कर लेंगे। क्या कि यहाँ पर भारत का पश्चिमी बिंदु है, यहाँ पर भारत का पश्चिमी बिंदु है और इसका नाम है गोहर माथा, गोहर माथा या गौर माथा, गौर माथा भी इसको बोल देते हैं। और ये कहाँ पर पड़ता है, गुजरात में। कहाँ पर पड़ता है, गुजरात में। और यदि हम बात करें भारत के पूर्वी बिंदु की, तो भारत का पूर्वी बिंदु यहाँ पर पड़ता है, पूर्वी बिंदु, पूर्वी बिंदु जिसका नाम है किबुथु। किबुथु अरुणाचल प्रदेश का एक गांव है जिसको बोलते हैं हम किबुथु। ये कहाँ पर पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न ये भी बन सकता है कि भारत का उत्तरतम बिंदु क्या है, इंदिरापोल, दक्षिणतम बिंदु क्या है, कन्याकुमारी, और पश्चिमी बिंदु क्या है, गोहर माथा, जो कहाँ पर पड़ता है, गुजरात में। और भारत का पूर्वी बिंदु क्या है, इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, किबुथु। किबुथु, और किबुथु कहाँ पर पड़ता है आपका, सीधा सीधा पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। यदि हम बात करें इसके विस्तार की, तो इसका विस्तार बन जाता है 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। और इसका बन जाता है आपका, इसका विस्तार 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट है। तो यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न बन जाएगा कि भारत का जो है देशांतरीय विस्तार कितना है। तो भारत का देशांतरीय विस्तार जो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 55 मिनट है, 25 मिनट है। और ये जो है देशांतरीय विस्तार है इसका। ठीक है, क्या 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट क्या है, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर यहाँ पर हमने क्यों लगाया, क्योंकि देशांतरीय दृष्टि से हमारा भारत जो है पूर्वी गोलार्ध में है। और यहाँ पर अक्षांशीय क्यों लगाया, क्योंकि अक्षांशीय दृष्टि से हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में है। तो आपसे जो प्रश्न बनेगा वो एक लाइन में पूछेगा भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो ये हो गया भारत का अक्षांशीय विस्तार। आपसे पूछेगा भारत का देशांतरीय विस्तार, तो ये हो गया भारत का देशांतरीय विस्तार। तो दोनों चीजों को आपने याद रखना है। फिर प्रश्न यहाँ से क्या बन जाएगा कि भारत की जो है पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है। तो भारत की पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम जो लंबाई है वो है आपकी 2933 किलोमीटर। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि भारत की लंबाई जो है पश्चिम से पूर्व कितनी है, 2933 किलोमीटर, और दक्षिण से उत्तर लंबाई कितनी है इसकी, 3214 किलोमीटर। तो ये था आपका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। यहीं पर एक बात और जान लेते हैं, आपसे प्रश्न बनेगा कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु ये है जिसको हम बोल देते हैं कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी कहाँ पर पड़ता है, तमिलनाडु में। तो ये तो मुख्य भूमि का हो गया। यदि आपसे पूछ ले कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, और मुख्य भूमि जैसा शब्द आपको ना दे, तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर मिलेगा। तो जैसे कि आपको ज्ञात है, यहाँ पर आपका क्या है, अंडमान निकोबार है। ठीक है, यहाँ पर अंडमान निकोबार है। तो भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु जो मिलता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु उसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है इंदिरा पॉइंट या पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। क्या है, इंदिरा पॉइंट या पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। तो आपने याद रखना है कि भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है उसका नाम है इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। और ये कहाँ पर पड़ता है, अंडमान निकोबार में। यह कहाँ पर पड़ता है, अंडमान निकोबार में। और यदि हम बात करें इसके विस्तार की, तो इसका जो विस्तार है वो 6 डिग्री 45 मिनट है। विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट इसका क्या है, विस्तार है।
तो आपने याद रखना। आप बात करते हैं कि इसका इंदिरा पॉइंट नाम कैसे पड़ा। ऐसा बताया जाता है कि एक बार राजीव गांधी अपनी माता इंदिरा गांधी के साथ यहाँ पर सैर करने के लिए गए थे, तभी से इसका नाम क्या रखा गया, इंदिरा पॉइंट रखा गया। तो अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद चलते हम आगे। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे भारत की सीमा को लेकर के क्या क्या प्रश्न बनते हैं। भारत की सीमा की यदि हम बात करें, भारत की सीमा, तो जैसे कि आपको ज्ञात है कि भारत की कुल सीमा की यदि हम बात करते हैं तो 22,716.6 है। और इस सीमा को जो है दो भागों में बांट दिया, एक क्या तटीय सीमा और दूसरी है स्थलीय सीमा। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ भारत की कुल सीमा, भारत की कुल सीमा हमारी 22,716.6, यानी कुल सीमा कितनी है, 22,716.6 कितनी है, किलोमीटर। तो आपने याद रखना कि भारत की कुल सीमा जो है वो 22,716.6 किलोमीटर है, और जिसको दो भागों में बांटा गया है। दो भागों की यदि हम बात करें तो एक तो हो गई आपकी यहाँ से नीचे की जो सीमा हो गई ये, यानी गुजरात से लेकर के पश्चिम बंगाल तक से नीचे का जो क्षेत्र है इसको क्या कह दिया जाता, तटीय सीमा कहा जाता। और ऊपर की जो सीमा है ये स्थलीय सीमा। क्यों, नीचे को जो है ना तटीय सीमा यानी समुद्र तलों से लगा हुआ ये वाला क्षेत्र है, समुद्र तलों से लगा हुआ ये वाला क्षेत्र है। और ऊपर समुद्र नहीं पाए जाते, ऊपर अन्य देश में पहाड़ियां पाई जाती हैं, तो इसलिए ऊपर जो है स्थलीय सीमा है, नीचे क्या है, तटीय सीमा है। और यदि हम बात करें भारत की कुल ये वाली सीमा, भारत की जो कुल सीमा है इस वाली सीमा को दो भागों में बांट दिया गया है। और दो भाग कौन कौन से हैं यहाँ पर समझ लो। नंबर एक स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा। और यदि हम बात करें तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ तटीय सीमा, तटीय सीमा। स्थलीय सीमा की यदि हम बात करें तो स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर। अब 22,716 में से 15,200 जब हम घटा देंगे तो वो क्या बचेगी, हमारी तटीय सीमा बचेगी। और तटीय सीमा की यदि हम बात करें तो यह कितनी बनती है, 7,516.6, 7,516.6 किलोमीटर जो है वह आपकी क्या है, तटीय सीमा है। और यदि हम बात करें इस तटीय सीमा की तो इसको भी दो भागों में विभाजित कर दिया है। एक तो तटीय सीमा हो गई आपकी मुख्य भूमि की तटीय सीमा, मुख्य भूमि की तटीय सीमा। और यदि मुख्य भूमि की तटीय सीमा की हम बात करते हैं तो यह हो जाती है हमारी 6100 किलोमीटर। अब इसमें से इसे घटा दो 61 को, तो जितनी बची वो क्या बची, द्वीपीय सीमा बची, यानी द्वीपीय तटीय सीमा, द्वीपीय तटीय सीमा। और द्वीपीय तटीय सीमा कितनी है, 7,516 में से 6100 हम घटा देंगे तो लगभग 1,416.6 किलोमीटर जो बनी वो हमारी द्वीपीय सीमा बनी। ठीक है। और यदि हम बात करें तटीय सीमा की तो तटीय सीमा इधर गुजरात से शुरू होती है और इधर पश्चिम बंगाल तक चलती है, यानी गुजरात से पश्चिम बंगाल तक चलती है। तो दोस्तों यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बनेगा कि भारत की कुल कितनी सीमा, 22,716.6 किलोमीटर सीमा है। ठीक है। और हम भारत के क्षेत्रफल की बात नहीं कर रहे हैं, भारत की सीमा की बात कर रहे हैं। भारत की कुल सीमा 22,716.6 किलोमीटर है। और इस सीमा को पूर्ण रूप से दो भागों में बांट दिया गया है, एक हो गई स्थलीय सीमा, दूसरी हो गई तटीय सीमा। यदि हम बात करें तो यहाँ से ऊपर की सीमा जो है यहाँ तक क्या कहलाएगी, स्थलीय सीमा, और नीचे वाली सीमा जो कहलाएगी तटीय सीमा। तो जैसे यहाँ पर देख रखा कि हमने इसको जो है दो भागों में डिवाइड कर रखा है। दो भाग कौन कौन से, स्थलीय सीमा, और स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर, और नंबर 2 तटीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर। और इस तटीय सीमा को भी दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक तो मुख्य भूमि की सीमा 6100 6,100 किलोमीटर,
और द्वीपीय तटीय सीमा 1416.6 किलोमीटर। अब हम बात करेंगे क्या कि इससे आगे और क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न भारत के भूगोल के संदर्भ में हमारे बन सकते हैं, तो आप एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद चलते हैं हम आगे। अब हम बात करेंगे किसकी कि और क्या क्या प्रश्न बनते हैं भारत के संदर्भ में। जैसे हम बात करें हिंद महासागर की, तो हिंद महासागर के केंद्र में स्थित है कौन, हमारा भारत। तो मैं लिख देता हूं हिंद महासागर, हिंद महासागर। तो हिंद महासागर के केंद्र में, हिंद महासागर के केंद्र में स्थित है हमारा भारत। और यदि हम बात करें भारत के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में हिंद महासागर को दो भागों में बांट दिया है। जैसे हम बात करते हैं भारत के संदर्भ में हिंद महासागर को दो भागों में जो बांटा गया है, और वह कौन कौन से और किस प्रकार से बांटा गया है, तो यहाँ पर समझने का प्रयास करें। क्या दो भागों में बांट दिया है, कैसे बांट दिया, इधर हम बात करते हैं तो इधर क्या पड़ता है, अरब सागर, और इधर पड़ता है बंगाल की खाड़ी। या हम कह सकते हैं इसके पश्चिम में जो पड़ता है वह क्या पड़ता है, अरब सागर, अरब सागर। और इसके पूर्व में क्या पड़ता है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। तो आपने याद रखना है कि जो हिंद महासागर, यहाँ सब में हिंद महासागर फैला हुआ है, ये क्या है, हिंद महासागर है। और यदि हम बात करें तो हिंद महासागर के केंद्र में क्या है, हमारा भारत स्थित है। और भारत स्थित है, और भारत के यानी पश्चिम में यदि हम बात करें, पश्चिम में किधर, इधर, इधर क्या मिलेगा आपको, अरब सागर मिलेगा, सारा का सारा यहाँ पर अरब सागर। और यहाँ पर जो मिलेगी आपको क्या मिलेगी, बंगाल की खाड़ी मिलेगी। अब हम बात करते हैं कि यहाँ से और क्या क्या प्रश्न बनते हैं, तो प्रश्न इस प्रकार बनते हैं। यदि हम बात करें तो जैसे कि आपको याद होगा कि यहाँ से जो है ना 12 समुद्री मील आगे चलने पर, यहाँ से 12 समुद्री मील आगे चलने पर ये कितना हो गया, 12 समुद्री मील, 12 समुद्री मील। ये वाली दूरी जो होगी 12 समुद्री मील हो गई। 12 समुद्री मील की दूरी को क्या कहा जाता है, इसे प्रादेशिक सीमा कहा जाता है, इसे प्रादेशिक सीमा। तो आपने याद रखना है कि जो 12 समुद्री मील है, यानी तटों से 12 समुद्री मील आगे जाने पर जो है सीमा मिलेगी, उसको क्या कहेंगे, प्रादेशिक सीमा कहेंगे। और प्रादेशिक सीमा की यदि हम बात करें तो प्रश्न यहाँ से क्या बन जाता है कि 12 समुद्री मील क्या है, इसको प्रादेशिक सीमा बोलते हैं। और प्रादेशिक सीमा बोलते हैं, यदि हम बात करें एक समुद्री मील बराबर कितना होता है, तो 1.8 मील एक समुद्री मील होता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक समुद्री मील बराबर 1.8 मील। एक समुद्री मील जो होता है 1.8 मील होता है। इसके बाद जब यहाँ से हम आगे चलेंगे तो ये वाली जो दूरी होगी, ये वाली दूरी कहलाएगी 24 समुद्री मील। ये वाली दूरी 24 समुद्री मील कहलाएगी, ठीक है। इस वाली दूरी को क्या कहेंगे, 24 समुद्री मील, 24 समुद्री मील। और यदि हम बात करें कि 24 समुद्री मील जो है इसे क्या कहा जाता है, इसे संलग्न क्षेत्र कहा जाता है। इस वाली को क्या कहा जाता है, संलग्न क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र कहा जाता है। और संलग्न क्षेत्र की इंपोर्टेंस क्या बनती है, यह आर्थिक दृष्टि से उपयोगी है। संलग्न क्षेत्र जो है यह आर्थिक दृष्टि से उपयोगी, और उपयोगी क्यों है कि यहाँ पर राजकोषीय या वित्तीय अधिकार प्राप्त होते हैं हर देश को, ठीक है। क्या मैं लिख देता हूँ, यह आर्थिक दृष्टि से उपयोगी है, यह आर्थिक दृष्टि से उपयोगी है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है वित्तीय या राजकोषीय अधिकार प्राप्त होते हैं, वित्तीय या राजकोषीय अधिकार प्राप्त होते हैं, हर देश को प्राप्त होते हैं। और हर देश की कोई ना कोई सीमा बनी हुई होती है। और यदि हम बात करें कि यहाँ से और क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि यहाँ से सीमा शुल्क लिया जाता है, यहाँ से सीमा शुल्क लिया जाता है। जैसे
कोई अन्य देश का जहाज जब हमारे देश की ओर को आएगा और जब वह 24 समुद्री मील तक आ जाएगा तो वहां से उससे क्या लिया जाएगा, सीमा शुल्क लिया जाएगा। जैसे आप रोड पर सफर करेंगे तो रोड पर जैसे टोल टैक्स होता है, नहीं, आगे जाने के लिए जो है आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो वैसे यहाँ पर जो 24 समुद्री मील होता है, जो संलग्न क्षेत्र होता है, यहाँ पर यदि कोई विदेशी या हम किसी देश की अन्य सीमा में जाएंगे तो वहां की 24 समुद्री मील या संलग्न क्षेत्र जो होगा वहां पर हमें क्या देना पड़ेगा, सीमा शुल्क देना पड़ेगा। आगे हम बात करते हैं कि इससे आगे का जो क्षेत्र होता है उसको क्या कहा जाता है। इससे आगे का जो क्षेत्र होता है ये वाला, इससे आगे का जो क्षेत्र होता है इसे कहा जाता है 200 समुद्री मील। इसे कहा जाता है 200 समुद्री 200 समुद्री मील। और 200 समुद्री मील को लेकर के क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। इस क्षेत्र को कहा जाता है 200 समुद्री मील को अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो प्रश्न बनेगा कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र क्या है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो है वो आपका क्या है, 200 समुद्री मील। 200 समुद्री मील को अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। और इस क्षेत्र की इंपॉर्टेंस क्या है कि यहाँ पर जो है प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जाता है। प्राकृतिक संसाधनों का क्या किया जाता है, दोहन किया जाता है। और यदि हम बात करें प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के संदर्भ में क्या प्रश्न बनता है कि ये जो क्षेत्र होता है यह विवादित होता है। देशों को लेकर के, इस क्षेत्र को लेकर के विवाद दर्शा दिया जाता है। और यहाँ प्राकृतिक संसाधनों का भंडार भी मिलता है। जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, जैसे हम पेट्रोलियम पदार्थों की बात करें तो यहाँ पर जो है प्राकृतिक संसाधनों का भंडार मिलता है। या हम कह दें कि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन जो किया जाता है वो अनन्य आर्थिक क्षेत्र या 200 समुद्री मील के अंतर्गत किया जाता है। और यदि हम बात करें इससे आगे की सीमा, इससे आगे की जो सीमा है ये क्या कहलाती है, उच्च सागरीय सीमा कहलाती है। तो मैं लिख देता हूं, इससे आगे की सीमा उच्च सागरीय सीमा कहलाती है, या उच्च सागरीय सीमा कहलाती है। तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद चलते हैं हम आगे। यदि अभी तक हमारी वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए पहले तो। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। देखिए हमारी जो मेहनत है, हमारी मेहनत का फल क्या है, एक लाइक और एक सब्सक्राइब, बस प्लीज। अब हम बात करेंगे भारत के तटीय प्रदेशों की। और तटीय प्रदेशों की यदि मैं बात करूं तो एक अलग से वीडियो हमने डाल भी रखा है भारत के तटीय प्रदेशों का, ठीक है। लेकिन फिर भी चूंकि लगातार चीजें चल रही हैं तो क्रम बाई पढ़ना या पढ़ाना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो भारत के तटीय प्रदेश तटीय प्रदेश का मतलब है कि भारत के वह प्रदेश जो समुद्र तटों से या समुद्र से सटे हुए हैं। प्रश्न बन जाता है कि भारत में तटीय प्रदेशों की संख्या कितनी है, 9। तो भारत में तटीय प्रदेशों की संख्या कितनी है, 9। और यदि हम बात करें इन तटीय प्रदेशों को 9 को जो है 2 भागों में बांट रखा है। 2 भागों में कैसे बांट रखा है, नंबर 1 पश्चिमी तटीय प्रदेश और नंबर 2 पूर्वी तटीय प्रदेश। पश्चिमी की संख्या कितनी है, 5 और पूर्वी की संख्या कितनी है, 4। और वह कौन कौन से, इनको समझ लेते हैं। पश्चिम में कौन सा आता है आपका, गुजरात आता है, महाराष्ट्र आता है, गोवा आता है, कर्नाटक आता है और आपका केरल आता है। और यदि हम बात करें यहीं पर पूर्वी की, पूर्वी तटीय प्रदेश कौन कौन से हैं, तो इसमें यहाँ पर आपका तमिलनाडु आता है, उसके बाद आंध्र प्रदेश आता है, उसके बाद उड़ीसा आता है और फिर बाद में आता है आपका पश्चिम बंगाल। तो आपने ध्यान रखना है कि भारत में कुल तटीय प्रदेशों की संख्या 9 है, जिसमें 5 पश्चिमी है और 4 पूर्वी है। और कौन कौन से मैंने इनके यहाँ पर नाम भी लिख दिए। यदि हम बात करें इनको दर्शाने की तो इनको इस प्रकार से हम दर्शा सकते हैं, ठीक है। कैसे, जितने की आवश्यकता है उतना ही मैप हमने
बनाया है। क्या यहाँ पर मिलेगा आपको गुजरात, यहाँ पर मिलेगा आपको महाराष्ट्र, यहाँ पर मिलेगा आपको गोवा, यहाँ पर मिलेगा आपको कर्नाटक और यहाँ पर मिलेगा आपको केरल और यहाँ पर मिलेगा आपको तमिलनाडु, यहाँ पर मिलेगा आपको तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, यहाँ पर मिलेगा आपको उड़ीसा और यहाँ पर मिलेगा आपको पश्चिम बंगाल। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा एक तो सीमा रेखा को लेकर के कि यहाँ से एक सीमा रेखा गुजर रही है और उस सीमा रेखा की यदि हम बात करें तो ये इस तरह से, इस सीमा रेखा को बोल देते हैं हम 24 डिग्री चैनल, या इसी को बोल सकते हैं 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और ये जो इसका दूसरा नाम मिलता है सर्करिक रेखा, सर्करिक रेखा। और यदि हम बात करें सर्करिक रेखा की तो सर्करिक रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य पड़ती है, भारत और पाकिस्तान के मध्य यह एक विवाद का कारण भी है। ठीक है, तो जो चीजें मैं सारी बातें मैं लिख नहीं पाऊंगा, आप अपने कॉपी पेन यानी आप अपने नोट्स में इनको नोट्स करते रहें, जो मैं बोल रहा हूँ सारी चीजें नहीं लिख पाऊंगा। उसके बाद प्रश्न बनता है कि भारत का सबसे लंबा तट क्या है, कौन सा है, तो यह किस राज्य का सबसे लंबा तट है। तो भारत का जो गुजरात राज्य है इसका तट जो है सबसे लंबा तट है, जिसको कह दिया जाता है काकरापार तट। भारत का सबसे लंबा तट, और उस तट को वो किसका है, गुजरात का है, और जिसका नाम है काकरापार तट। तो आपने याद रखना भारत का सबसे लंबा तट जो है उसका नाम है काकरापार तट। और फिर प्रश्न ये भी बनता है क्या कि सर्वाधिक तटीय सीमा भारत के किस राज्य की है, तो सर्वाधिक तटीय सीमा भारत के गुजरात राज्य की है, और सबसे कम तटीय सीमा जो है वो भारत के किस राज्य की है, गोवा की। इतना सो मिलेगा यहाँ पर। भारत के किस राज्य की सर्वाधिक तटीय सीमा है, गुजरात की, और सबसे न्यूनतम तटीय सीमा किस राज्य की है, गोवा की। आगे हम बात करते हैं क्या कि ये जो पश्चिमी तट है इसको 4 भागों में बांट दिया, पूर्वी तट को आगे हम पढ़ेंगे। पश्चिमी तट को 4 भागों में बांटा। नंबर 1 काकरापट्ट। तो प्रश्न बनेगा गुजरात का तटीय प्रदेश क्या कहलाता है, काकरापार तट। नोट कर लीजिएगा, गुजरात का तटीय प्रदेश क्या कहलाता है, काकरापार तट। उसके बाद आगे यदि हम चले तो आगे प्रश्न क्या बनेगा कि दमन द्वीप से गोवा तक, ठीक है, दमन द्वीप से गोवा तक का क्षेत्र जो है वह कहलाता है महाराष्ट्र का तटीय प्रदेश, यानी महाराष्ट्र का तटीय प्रदेश। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ महाराष्ट्र का तटीय प्रदेश। महाराष्ट्र का जो तटीय प्रदेश है उसको क्या संज्ञा दी गई है, उसको कहा जाता है कोंकण तट। कोंकण तट जो महाराष्ट्र का तटीय प्रदेश है उसको कहा जाता है कोंकण तट। और कोंकण तट की विशेषता क्या है कि इस तट पर जो है एक स्थान है जिसको बोला जाता है बॉम्बे हाई। और बॉम्बे हाई से क्या होता है कि भारत में सर्वाधिक पेट्रोलियम का उत्पादन कहाँ पर होता है, बॉम्बे हाई। और बॉम्बे हाई कहाँ पर पड़ता, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में भी कहाँ, उसके तटीय प्रदेश कोंकण तट में। आगे और क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं कि इसी तट पर, कौन से तट पर, कोंकण तट पर, इसी तट पर भारत का आधुनिकतम बंदरगाह है जिसको कह दिया जाता है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ये कैसा बंदरगाह, भारत का आधुनिकतम बंदरगाह, और कहां पर है, कोंकण तट पर। कोंकण तट किसका तट है, महाराष्ट्र का तटीय प्रदेश। आगे यदि हम बात करें तो यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि ये जो बंदरगाह है ये किस द्वीप पर बसा है, तो द्वीप का नाम भी आपसे पूछ सकता है। द्वीप का नाम है क्या, सोलसैट द्वीप। सोलसैट द्वीप, सोलसैट द्वीप। और सोलसैट द्वीप पर ही महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई स्थित है। आगे हम बात करेंगे क्या कि गोवा से लेकर के मंगलोर तक के बीच का क्षेत्र जो होता है, गोवा से लेकर के मंगलोर तक का क्षेत्र जो है वह कर्नाटक का तटीय प्रदेश कहलाता है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि कर्नाटक का तटीय प्रदेश, कर्नाटक
का तटीय प्रदेश। कर्नाटक के तटीय प्रदेश को क्या कहा जाता है? कर्नाटक के तटीय प्रदेश को कह दिया जाता है कन्नड़ तट। कन्नड़ तट, कर्नाटक का तटीय प्रदेश कन्नड़ तट कहलाता है। और यदि हम बात करें इसकी, तो यहाँ पर जो है भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क का व्यापार कहाँ पर किया जाता है? भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क का व्यापार जो किया जाता है वो इसी तट से किया जाता है, कन्नड़ तट। और कन्नड़ तट की भी यदि हम बात करें तो यहाँ पर भारत का एक बंदरगाह है जिसको कह दिया जाता है न्यू मंगलोर बंदरगाह। यहाँ पर एक बंदरगाह है न्यू मंगलोर बंदरगाह। न्यू मंगलोर बंदरगाह जो है वो कहाँ पर है? कन्नड़ तट पर। कन्नड़ तट किसका तटीय प्रदेश है? कर्नाटक का तटीय प्रदेश। और यहाँ पर भारत का जो है, या हम कह सकते हैं क्या, लौह अयस्क का जो व्यापार किया जाता है वो इसी क्षेत्र से या इसी तट से किया जाता है। आगे हम बात करते हैं केरल के तटीय प्रदेश की। तो जो ये केरल का तटीय प्रदेश है इसे कहा जाता है मालाबार तट। केरल के तटीय प्रदेश को कहा जाता है मालाबार तट। और मालाबार तट की क्या क्या महत्वपूर्ण भूमिका बनती है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद चलते हम आगे। केरल का तटीय प्रदेश, केरल का तटीय प्रदेश। तो जो केरल का तटीय प्रदेश है उसे कहा जाता है मालाबार तट। मालाबार तट। तो आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछ लेगा कि केरल के तटीय प्रदेश को क्या कहा जाता है, तो केरल के तटीय प्रदेश को कहा जाता है मालाबार तट। और मालाबार तट की यदि हम बात करें तो भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ पर आता है? वो इसी तट पर आता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि भारत में सबसे पहले मानसून, भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ पर आता है? इसी तट पर आता है। और इस तट की यदि और हम विशेषता की बात करें तो यहाँ पर पाई जाती है सबसे ज्यादा मात्रा में लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी, सबसे ज्यादा लैटेराइट मिट्टी जो कहाँ पर पाई जाती है? मालाबार तट पे। और मालाबार तट की विशेषता क्या बनती है कि यहाँ पर भारत में सबसे ज्यादा, प्रश्न पूछेगा कि भारत में सबसे ज्यादा आणविक खनिज कहाँ पर पाए जाते हैं, तो भारत में सबसे ज्यादा जो आणविक खनिज पाए जाते हैं वो यहीं पर पाए जाते हैं। और यदि हम बात करें आणविक खनिज की तो इसमें थोरियम, ठीक है, सबसे ज्यादा आणविक खनिज, सबसे ज्यादा आणविक खनिज कहाँ पर पाए जाते हैं? इसी तट पर पाए जाते हैं। और कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। और थोरियम की यदि हम बात करें तो प्रश्न क्या बन जाता है यहाँ से कि थोरियम के लेकर जो है इसका प्रथम स्थान भी है भारत का। फिर प्रश्न क्या बनेगा कि ये जो लैटेराइट मिट्टी है इसमें जो है सबसे अच्छी मात्रा में जो खेती होती है, फसल होती है, वह किसकी होती है? नारियल की। किसकी होती है? काजू की। तो प्रश्न बनता है भारत में सर्वाधिक मात्रा में नारियल कहाँ पर होते हैं? तो सबसे ज्यादा नारियल जो होते हैं वो केरल में होते हैं। और केरल में भी कहाँ पर? यहीं पर, यानी सर्वाधिक मात्रा में क्या होते हैं? नारियल। और नारियल के साथ साथ और क्या होता है? नारियल, काजू, काजू भी सर्वाधिक मात्रा में यहीं पर होते हैं। और उसका मुख्य कारण क्या है? लैटेराइट मिट्टी। ठीक, आगे हम बात करते हैं मालाबार तट की। तो मालाबार तट यदि हम इतिहास की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर एक आंदोलन हुआ था जिसका नाम है मोपला आंदोलन। और शायद 1921 के आसपास की बात है कि नील की खेती को लेकर के यहाँ पर आंदोलन हुआ था। और उस आंदोलन का नाम था मोपला आंदोलन। मोपला आंदोलन। मोपला आंदोलन कहाँ पर चला था? केरल में। और केरल के मालाबार तट में। और शायद 1921 के आसपास है, डेट मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन फिर भी हो सकता है 1921 ही है। 1921 के आसपास हुआ था। उसके बाद आगे बात हम करते हैं, जैसे कि आपने देखा था कि इधर यहाँ पर क्या था? तमिलनाडु, यहाँ पर आंध्र प्रदेश, यहाँ पर उड़ीसा, यहाँ पर पश्चिम बंगाल। आगे हम बात करते हैं कि इधर जो तमिलनाडु का तटीय प्रदेश है उसे क्या कहा जाता है? तो तमिलनाडु का तटीय प्रदेश, तमिलनाडु का जो तटीय प्रदेश है उसे कहा जाता है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट।
तमिलनाडु के तटीय प्रदेश को कह दिया जाता है कोरोमंडल तट। और कोरोमंडल तट की यदि हम बात करें तो यह कन्याकुमारी से लेकर के विशाखापत्तनम तक फैला हुआ है। यह कन्याकुमारी कहाँ पर पड़ता है? तमिलनाडु में। कन्याकुमारी से विशाखापत्तनम तक चलता है। विशाखापत्तनम पड़ता है आंध्र प्रदेश में। और इसकी विशेषता क्या है कि यहाँ पर जो है दक्षिणतम मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून जो आता है वो यहीं पर आता है। भारत में मानसून की यदि हम बात करें तो भारत में मानसून 2 दिशाओं में आता है, यानी एक तो ग्रीष्म ऋतु में आता है, दूसरा शीत ऋतु में। शीत ऋतु में जो मानसून आता है वो उत्तर पूर्वी मानसून आता है। और उत्तर पूर्वी मानसून कहाँ पर आता है? सबसे पहले कोरोमंडल तट पर। और कोरोमंडल तट पर ही यहाँ पर वर्षा करता है और कहीं पर वर्षा नहीं करता है। तो मैं लिख देता हूँ, इसकी विशेषता यह है कि उत्तर पूर्वी मानसून आता है, उत्तर पूर्वी मानसून आता है। इससे आगे की यदि हम बात करें तो विशाखापत्तनम से लेकर के उड़ीसा तक का जो क्षेत्र है उसे कहा जाता है, महानदी का क्षेत्र आ जाता है। विशाखापत्तनम से लेकर के उड़ीसा तक का जो क्षेत्र है, इसके आगे उड़ीसा में आप लोग जानते हैं एक नदी आती है महानदी। महानदी कहाँ पर है? उड़ीसा में, जिस पर बांध बना है हीराकुंड बांध। तो ये यहाँ से विशाखापत्तनम से उड़ीसा की महानदी तक का जो क्षेत्र है इसे कहा जाता है उत्तरी सरकार। उत्तरी सरकार कहा जाता है। और यदि हम बात करें तो संपूर्ण रूप से कन्याकुमारी के बाद जो पूर्वी तट है उसको उत्तरी सरकार ही कह दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ से आगे की बातें करेंगे हम कल। यदि अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आप नए हैं तो। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और हाँ, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद।